कुल मिलाकर इसके पीछे का मकसद क्या है? अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कोई सच्चाई इसमें आपको नजर आती है या सिर्फ और सिर्फ ये कोरी सियासत है, या फिर बीजेपी पर एक प्रेशर क्रिएट करना या खुद के लिए एक डिफेंस जोन क्रिएट करना? देखिए, सियासत की भी बात से इनकार नहीं कर सकते पूर्णिमा जी, मगर घटनाएं तो घट रही हैं। और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भ्रष्ट लोगों को पार्टी में लेना हमारी रणनीति है, हम विरोध नहीं करते हैं, भ्रष्ट लोगों को लेते हैं, खुल करके बोलते हैं। इसको राकेश जी भी इनकार नहीं कर सकेंगे। तो क्या भ्रष्ट लोगों को लेना आपकी रणनीति अगर है, जो खुल करके एक बीजेपी बोल रही है, तो क्या भ्रष्टाचार के आरोप में ग्रिल करना भी वहीं से उस रणनीति की शुरुआत हो जाती है क्या? ये भी एक है, क्योंकि सिम्टम्स दिख रहे हैं हर तरह से। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ में नहीं आई बात। राकेश जी अपनी बात को दोहराइएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है कि भ्रष्ट नेताओं को लेना हमारी प्राथमिकता है। प्लीज देश की जनता को ये बताया जाना चाहिए। प्लीज उस नेता का नाम बताइए। राकेश जी मैं बोलूंगा, मैं बिल्कुल बोल दूंगा। अगर राकेश जी क्रॉस करें तो मैं नाम ले लूंगा। राकेश सिंह जी, राकेश ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है, जरा बताइए। भ्रष्टाचार को आप हटाना चाहते हैं और वही भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को आप अपना चेहरा बनाकर पेश करना चाहते हैं, ये कौन सी रणनीति है राकेश सिंह जी? नहीं, पहली बात तो प्रेम जी जब बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, इनको नाम बताना चाहिए। इनको किस बात का डर है? वो तो तैयार है बताने के लिए, वो तैयार है सर बताने के लिए। वो कह रहे हैं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो बताने के लिए तैयार हैं। बताइए। यही नेताओं पार्टी का समर्थन करते हैं, बचाव करते हैं, तो डरे से ही नजर आते हैं। और नाम लेने से पूछे तो पहले राकेश सिंह से पूछेंगे कि मैं नाम ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। अरे प्रेम जी को कौन सा डर है? अरे डर हमको लेना चाहिए जिन्होंने लूटे हैं, जिन्होंने आम आदमियों से पैसे लूटे हैं, जिनको अभी तक 10 साल में 35 लाख करोड़ डायरेक्ट उनके खातों में जमा किया गया। ये पैसे पहले भी थे, लेकिन वो पैसे किसके जेब में जाते थे? थोड़ा सा राकेश जी, थोड़ा आपका ऑडियो में करेक्ट करवाऊंगी सर, आपका थोड़ा सा मैं ऑडियो करेक्ट करवाऊंगी। आपकी आवाज बहुत बर्स्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा आपका ऑडियो करेक्ट करवाऊंगी और उसके बाद आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगी। प्रेम सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर संजय जी। वैसे देखिए, इसमें लड़ने झगड़ने की जैसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का बयान है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि भ्रष्ट लोगों को लेना हमारी रणनीति है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, उनसे भी। नहीं तो इसमें क्या सत्यापित होता है? इसमें सत्यापित ये होता है कि आतिशी भ्रष्टाचारी हैं, इसमें सत्यापित ये होता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी हैं, या इसमें ये सत्यापित होता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं? भाई लेने का अगर ऑफर दे रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को लेना चाहते हैं, तो ये वेरीफाई करता है क्या कि ये तीनों के तीनों भ्रष्टाचारी हैं? मानते हैं आप इस बात को? मैं इसे उस कंक्लूसिव पॉइंट पर नहीं मानता हूं। इसलिए कि अभी तो ट्रायल चल रहे हैं, आरोप चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया और फिर अपनी पार्टी में लिया, और इस सीरीज में हम देखें तो जिनको दिल्ली में भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, और मेरी समस्या ये है कि संजीव जी भ्रष्टाचार का ये जो रूप बदल जाता है ना अचानक से, एक तरफ भ्रष्टाचार अच्छा हो जाता है, अचानक से भ्रष्टाचार दूसरी जगह खराब हो जाता है, और उसके भी अपने रंग रूप बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी इतने गंभीर आरोपों में फंसी हुई है, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में है, नैतिक तौर पर कहा जा रहा है कि उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, और ये सीनियर जजेस, एक्स जजेस ये कह रहे हैं कि नैतिकता के तौर पर, और रूल भी ये नहीं कहता है, रूल भी ये नहीं कहता है कि वो सरकार चलाएंगे अंदर से बैठकर, लेकिन उसके बावजूद वो इस्तीफा देना नहीं चाहते। आरोपों में नाम आ रहा है बाहर आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का, जिनके पास बड़े बड़े मंत्री हैं। जो मिलने वाले लोगों की सूची होती है उसमें ना आतिशी का नाम शामिल किया गया है, ना सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल किया गया है। ये इस चर्चा से इतर सवाल है, लेकिन आप सरकार अंदर से चलाने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विभाग जिन दो लोगों के पास है उनको आपने अपनी सूची में रखा ही नहीं। किस तरीके की राजनीति करने की तैयारी अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं? देखिए, हम शुरुआती दौर से शुरू कर रहे हैं। जो जितना आरोप आपने लगाया कि कौन तोड़ने का प्रयास कर रहा है। 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार में रहते हुए। आपने 10 साल में देखा कभी कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही हो, कमजोर हो और वो टूट जाए और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली हो?
और अनेकानेक उदाहरण हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों की सरकार को गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। क्या एकनाथ सिंहदेव अचानक रात में सोए रहते हैं और उनकी अंतरात्मा जग जाती है और सुबह उठते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम शिवसेना के साथ नहीं रहेंगे, कुछ विधायक हमारे साथ चलो और चलते हैं रिसोर्ट में, और कुछ दिनों तक रहते हैं, जब तक सरकार गिरती नहीं है, पुनः बनती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तब तक वापस नहीं आते हैं। ये अंतरात्मा की आवाज होती है क्या? देश की जनता इस बात को नहीं समझती है। देश की जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विपक्षी पार्टियों को तोड़ती है, अपने खेमे में लाती है। और ये उदाहरण अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात की, एक रिपोर्ट के बारे में बात कही, वो तो आज की बात है। अभी 4 दिन पहले प्रफुल्ल पटेल के साथ क्या हुआ? 8 ही महीने तो हुए थे महज उनको एनडीए में शामिल होते हुए। यही राउजी कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। क्लीन चिट देने की बात है ना। ऐसा है क्या कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना सर। बीजेपी ज्वाइन करने वालों में तो बहुत लोग हैं ना। और जब हम फीसदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उधर संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उनसे नाराज वो अलग चल रहे हैं। तो अपनी नाराजगी का भार बीजेपी पर कब तक डालते रहेंगे और ये कहते रहेंगे क्योंकि खरीद लिया, क्योंकि बड़ा ऑफर दे दिया। 95% से ज्यादा सारे विपक्षी पार्टियों के लोगों पर करप्शन के आरोप लगे और उनमें से जो लोग भारतीय किया या नहीं किया, सिर्फ आरोप सुन लीजिए ना, सिर्फ आरोप लगे। और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए, उन्हें किस तरह से छोड़ा गया, अभी रिपोर्ट की, आज की ही रिपोर्ट की बात है, उसको देख लेंगे। एक बार नजर खुल जाएगा, नजर खुल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों के लिए वाकई जेल में जगह होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को प्रताड़ित करे, ईडी को वसूली गैंग का आदमी बना दे। वो एक संस्था ऐसा, आप भी मानते हैं कि ईडी वसूली गैंग है नहीं? आप भी मानते हैं? खुलेआम दिखाई दे रहा है ना, खुलेआम। आपको भी आपको ये बात समझ में नहीं आती, शक है? आपको समझ में नहीं आती कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए किस तरह से प्रयोग किया गया उसमें, और पैसे की वसूली भी हुई। मतलब ये है राकेश जी, पैसे की वसूली, राकेश सिंह जी से मेरा सवाल है, मतलब पैसे की भी वसूली हुई दिल्ली सरकार को खत्म करने के लिए। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा ईडी का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी ने रचा है तो वो आप लोगों ने रचा है। 25 साल हो गए हैं। कोशिश आपने की कि तमाम नेता आ जाए आपकी पार्टी में, नहीं आए तो फिर अब आप टेढ़ी उंगली करके घी निकालने लगे। पूर्णिमा जी, संजीव जी है, प्रेम जी है, राकेश जी है, नीरज जी है, 2 गठबंधन है साफ साफ, एनडीए का और इंडिया गठबंधन है, उसको इंडिया ब्लॉक कह सकते हैं आप। ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप संजीव जी, प्रेम जी छोड़िए, इस मंच पर सजा याफ्ता कैदी बैठता है? बताइए आप, किस गठबंधन के मंच पर अदालत सिद्ध सजा याफ्ता बैठता है? ये बताइए। आरोप को छोड़ दीजिए, हमारे आरोप, उनके आरोप, जो आरोपी है हटाइए, सजा याफ्ता किस मंच पर बैठता है? जरा संजीव जी, अब 2 कदम आप आगे चले गए, अब सजा याफ्ता की बात करने लगे। पहले आरोपियों की बात कर रहे थे, अब सजा याफ्ता की। अरे आरोप ही आप दुर्भावना से प्रेरित होकर लगा रहे हैं, जानबूझ करके छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मंजिल तक पहुंचाइए, शाम तक संजय सिंह वापस आ रहे हैं, इसके बारे में सोचिए कि किस तरह से ईडी ने अपने सरेंडर कर दिया। ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया उसके सामने। जज साहब ने भी फैसला देते वक्त ईडी को बुला के पूछा, आधी अधूरी बातें की जा रही है। सच बात यह है कि ईडी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय छोड़ने के। नहीं, आपत्ति ना जताने के, ईडी ने थोड़ी छोड़ा है सर, ईडी ने थोड़ी छोड़ा। ईडी एक बार ईडी ने थोड़ी छोड़ा है। ईडी प्रश्न खड़ा भाई, ईडी को कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि आप जो कहेंगे हम उसके आधार पर फैसला लेंगे, फैक्ट्स के आधार पर फैसला लेंगे, और वो फैक्ट्स आपके विरोध में है। ये कहा ना कोर्ट की तरफ से, यही कहा गया ना। ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, ईडी ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वहीं जब आज अरविंद केजरीवाल चाहते हैं राहत, जिसको लेकर फैसला रिजर्व कर लिया गया है, तब ईडी कह रही है ना कि हमने कोई ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पकाए हैं, हमारे पास आधार है, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, वो तो तो कह रही है ना आधार है ना। आज तो ऑब्जेक्शन रेज कर ही रही है ना सर, आज तो ऑब्जेक्शन रेज कर रही है ना सर। लेकिन एक संजय सिंह के नाम पर ऐसा नहीं है ना कि लाइन से अब सबको राहत मिलती जाएगी।